Good morning, dear student. Myself Pradeep Sharma. Dear student, today I will start your next topic of the agriculture reform. Next topic is the main system of indigo cultivation. अब ये बात करते हैं कि भारत में किस प्रकार से जो नील की खेती की जाती थी उसका सिस्टम क्या था। वहाँ बाहर से जो ब्रिटिशर्स जो आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी, क्योंकि इंडिगो की डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा थी, तो उसके लिए क्या सिस्टम उन लोगों ने अपनाया, भारतीय किसानों पर क्या पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला सिस्टम आपकी बात, इसका सिस्टम था आपका मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन में एक आता है आपका निज और एक आता है आपका रैयती। इन दोनों वर्डों को आप जरूर लर्न कर लेंगे, निज और रैयती वर द टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। जो इंडिगो जो उगाया जाता था, इंडिगो की जो खेती की जाती थी, उसके लिए दो सिस्टम यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे, बाहर के जो व्यापारी थे, उन लोगों ने जो यहाँ पर लागू किए थे, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। इन निज, अब निज सिस्टम होता क्या है? इन द निज सिस्टम द प्लांटर कल्टिवेटेड इंडिगो that was directly under his control by the employing hired laborers। जो प्लांटर्स थे, जो बाहर से जो आए थे खेती करने वाले, जो किसान मतलब जो व्यापारी थे जिन्होंने यहाँ पर आकर खेती कराई, उनका सबसे पहला एक सिस्टम जो था निज सिस्टम। निज का मतलब होता है अपना, अपना सिस्टम था। वो यहाँ पर ज़मीन पर यहाँ के किसानों से कल्टीवेट कराते थे, खेती उगाते थे नील की, और वो सब कुछ जो वो एम्प्लॉय करते थे, यानी कि लेबर करते थे। बोला हायर कर ली लेबर, मान लिया 50 लेबर हायर कर ली, बोला ठीक है आप हमारे खेत में जो है नील उगाओगे, तो वो टोटली उनके कंट्रोल में था, वो लेबर को पे करते थे। दे यूजुअली बॉट और रेंटेड द लैंड फ्रॉम जमींदार। वो क्या करते थे, यूजुअली क्या लेते थे, जो प्लांटर्स बाहर से आए थे वो क्या थे, यहाँ पर जमींदारों से लैंड ले लेते थे। किस पर? किराए पर ले लेते, या उनसे वो खरीद लेते थे लैंड को। ठीक है, तो उसके बाद जो वो लोगों को वहाँ पर मजदूरी कराते थे और टोटल कंट्रोल उनका अपना होता था। तो ये तो निज सिस्टम में आता है, यानी कि जो प्लांटर्स थे उनका निजी कंट्रोल होना इंडिगो कल्टीवेशंस पर, चाहे वो ज़मीन खरीदे ज़मींदारों से, चाहे वो फिर उसको रेंट कर लें, इस तरीके से था। अब आता है क्विक फैक्ट्स में, थोड़ा सा आप देखेंगे। क्विक फैक्ट्स में देखिए आप थोड़ा सा, द इंडिगो विलेज वर यूजुअली सेटल्ड अराउंड इंडिगो फैक्ट्रीज। अब इसको थोड़ा सा ध्यान करना है, जहाँ पर इंडिगो होता था, अभी हमने कहा था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एक चैप्टर भी है आपका 10th में। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर जहाँ भी अगर इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश आप वहाँ पे करेंगे जहाँ पर जो आपको जहाँ रॉ मटेरियल मिलेगा, चाहे कच्चा माल ना हो, तो वहाँ पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने से बेनिफिट कुछ नहीं है। तो इस पर आपने देखा है कि जो जो जहाँ पर इंडिगो उगाया जाता था, जहाँ पर विलेज या से विलेज थे, वहीं पर मोस्टली क्या था, इंडिगो फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई थी, क्योंकि रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो जाता था, कच्चा माल उनको वहीं पर आराम से मिल जाता था। ओन्ड बाय प्लांटर्स, और उसके ओनर कौन होते थे? प्लांटर्स हुआ करते थे। वंस द हार्वेस्टिंग वाज ओवर, एक बार जब जो है फसल कट जाती थी, द इंडिगो प्लांट वाज टेकन टू द वैट्स इन द इंडिगो फैक्ट्री। प्लांटेशन जो प्लांट्स थे, इंडिगो के जो प्लांट्स थे, प्लांट कहाँ पर ले जाए जाते थे? तो इंडिगो की फैक्ट्री में ले जाए जाते थे, जहाँ पर इंडिगो बनता था, जहाँ से उस पर नील बनता था, कलर बनता था। एट लीस्ट 3 or 4 वैट्स वर नीडेड टू मैन्युफैक्चर इन द डाई। ठीक है, जो उसके 4 से या 3 या 4 जो वैट्स थे वो बनते थे, जिससे कि मैन्युफैक्चर को कम से कम चाहिए था, एक फैक्ट्री के लिए इतना माल तो उनको चाहिए था। द लीव्स वर फर्स्ट स्ट्रिप्ड ऑफ द इंडिगो, सबसे पहले पत्तियां वो इंडिगो के प्लांट से निकाली जाती थी। दे वर सोक्ड इन वार्म वाटर, ठीक है, गर्म वाटर में उसको उबाला जाता था। इन द फ्रेमिंग वेट फॉर द सम हावर्स, फिर जो उनको ऐसी रखा जाता था फ्रेमेंटेशन के लिए, कुछ घंटों के लिए ऐसी रख दिया जाता था। आफ्टर फ्रेमिंग द लीव्स द लिक्विड वाज बॉइल्ड, जो लिक्विड था उसको फिर बॉइल्ड कर देते थे। द रोटन लीव्स वर देन द टेकन आउट एंड द लिक्विड ड्रेन्ड इनटू द अनदर वेट प्लेस्ड जस्ट बिलो द फर्स्ट वेट। तो कुल मिला के क्या था, जो इंडिगो की पत्तियाँ थी उनको पहले भिगोया जाता था,
कुछ घंटों तक के लिए जब वो सड़ने यानी कि उनका कलर पूरा उसका उसमें आ जाता था, उसके बाद उनको पत्तियों को निकाल कर फेंक दिया जाता था, फिर उसको बॉईल कर लिया जाता था। उस पानी को निथारने के बाद उसको, निथारने का मतलब फर्मेंटेशन का मतलब निथारने के बाद उसको निकालने के बाद उसको बॉईल कर दिया जाता था और तब कुछ घंटों के लिए फिर उसको ऐसी रख दिया जाता था। इन द सेकेंड वेट और bitter wet, the solution was stirred and beaten continuously with the paddles. पैडल से फिर उसको पीटा जाता था जो उसमें था। When the liquid gradually turned from green to blue, जब तक कि लिक्विड जो था, जो हमने निखारा था, वो ग्रीन से पहले ग्रीन निकलता था पत्तियों से, उसके बाद वो ब्लू हो जाता था जब तक पीटते थे। लाइम वाटर वाज एडिड टू इट, यानी कि इसमें नींबू का पानी भी थोड़ा मिला दिया जाता था। ठीक है, आपको नींबू मालूम है, आपको एक प्रकार का कलर चेंज कर देता है। आपको जब आपको एग्जांपल के तौर पे पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा लीजिएगा, उसमें लाइम बनाइएगा तो वो भी उसका कलर चेंज कर देता है। इसमें देखिएगा, द इंडिगो ग्रेजुअली स्प्रेड इनटू द फ्लैंक्स, ए मडी सेडिमेंट सेटल एट द बॉटम ऑफ द वेट, a clean liquid rose to the surface. This liquid was drained off and the indigo pulp was transferred to the setting wet and then pressed and dried for sale. तो इस प्रकार से वो तैयार किया जाता था। अब आता था निज के साथ में क्या प्रॉब्लम थी। सबसे पहले था प्रॉब्लम विद द निज कल्टीवेशन। जो प्लांटर्स थे, ठीक है, वो किस प्रकार से खेती कराते थे, किसानों से रेंट पर लेकर या मजदूरी कराकर, तो कोई जो प्रॉब्लम थी वो उसके बारे में आपको बताया जाता है। फाइंडिंग द लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द लैंड कल्टीवेट इंडिगो वाज डिफ़िकल्ट। अब देखिएगा, अब फाइंडिंग लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड टू कल्टीवेट इंडिगो वाज डिफ़िकल्ट, ओनली स्केटर्ड स्मॉल प्लॉट्स वर अवेलेबल। अब क्या था, सबसे पहला था इंडिगो, जब यहाँ के किसानों के बाद बहुत छोटी छोटी ज़मीन हुआ करती थी, ज़्यादा ज़मीन नहीं हुआ करती थी, मोस्टली ज़मींदारों के पास हुआ करती थी, ज़मींदार उसको बांट दिया करते थे जो लैंडलेस पीपल होते थे। तो अब क्या था, जो कल्टीवेट करते थे तो उसके लिए लार्ज एरिया नहीं था एकदम, तो ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो उससे वो निकाल सकें, लार्ज एरिया उनके पास नहीं था। अब आता है द ब्लू रिबिल। रिबिल का मतलब होता है विद्रोह। रिबिल का मतलब क्या होता है, विद्रोह। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे, विद्रोह। अब आता है द ब्लू रिबिलियन। अब आता है नीली क्रांति। नीली क्रांति बोलते हैं। अभी जब भारत आज़ाद हुआ था तो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन चला था। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है कि हरित क्रांति, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाना। क्योंकि सबसे बड़ी, जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत के सामने ये थी कि अपनी जनता का पेट कैसे भरे। अगर बाहर से ही सब चीज़ मंगाएंगे तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था। तो यहाँ पर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया था, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा करें। इसी प्रकार से वहाँ के प्लांटर्स ने भी इसी प्रकार की पॉलिसी चलाई ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नील पैदा किया जा सके, क्योंकि बड़े लैंड तो थे नहीं उनके पास में करने के लिए, जबकि उसके लिए बड़े लैंड चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लेंगे। इट स्टार्टेड इन मार्च 1859। ये 18, अब इसमें क्या था, ऑपरेसिव इंडिगो सिस्टम। ये क्या था, है ऑपरेसिव सिस्टम था, क्योंकि जो निज वाले थे, प्लांटर्स थे, बड़ी मुश्किल, जैसे यहाँ के किसानों को तो ये बिल्कुल ही एज ए स्लेव सोचते थे, गुलाम सोचते थे। तो इसके लिए वो यहाँ के जो किसान बड़े परेशान थे, क्योंकि ये इंडिगो सिस्टम जो था बड़ा ऑपरेसिव था, दमनकारी था, दमन करने वाला था। तो अब ये जो ऑपरेशन सिस्टम फाइनली रिजल्टेड इन ए लार्ज स्केल रिवोल्ट, एक बड़े पैमाने पर एक विद्रोह हुआ द पीजेंट, किसका, किसानों का। यहाँ पर देखिएगा, अब सबसे पहले इट स्टार्टेड इन मार्च 1859। मार्च 1859 में स्टार्ट हुआ। व्हेन थाउजेंड्स ऑफ रियोट्स का मतलब आप समझ सकते हैं कल्टीवेटर्स, ठीक है, यानी कि किसान की बात करते हैं। यहाँ रियोट और पीजेंट एक ही बात है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। When 1000 रियोट्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, हज़ारों किसानों ने बंगाल में क्या बोला, उन्होंने मना कर दिया कि हम जो इंडिगो पैदा नहीं करेंगे। आप यहाँ पर मैं थोड़ा सा मार्क करना चाहूँगा कि इंडिगो क्यों मना किया था। इंडिगो जहाँ पर खेती होती है, जिस खेत में खेती होती है, वो मोस्टली क्या है, ख़राब हो जाता है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो समाप्त हो जाती है, उसमें और दूसरी फसल आप पैदा जल्दी से नहीं कर सकते। और कंटिन्यूसली अपने 4-5 साल या 3-4 साल आप इंडिगो एक खेत में
कल्टीवेट कर लिया, उसको उगा लिया, तो उसके बाद जो अन्य फसलें हैं, जैसे खाद्यान्न फसलें हैं, अनाज है, धान है, ये सारी फसलें उसमें पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो मैक्सिमम जो उसके जो मिनरल्स हैं, जो भी उसमें ताकत है, ज़मीन की फर्टिलिटी है, उसको समाप्त कर देती थी। तो वो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया बंगाल में। दे रिफ्यूज़ टू पे रेंट ऑन प्लांटर्स, उन्होंने प्लांटर्स को रेंट देना भी बंद कर दिया कि हम आपको कोई किराया नहीं देंगे। एंड अटैक्ट इंडिगो फैक्ट्री, जहाँ जहाँ पर इंडिगो बन रहा था वहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया। दे वर आर्म्ड विद स्वॉर्ड एंड स्पीयर्स, यानी कि वे ढाल और तलवार के साथ जो वहाँ पर वो लड़ने के लिए गए उनके पास में, तो उनके हथियार के साथ में थे। बॉज, तीर भी थे, वही तीर कमान भी थे। इवन वोमेन जॉइन द फाइट, यहाँ तक कि वोमेन भी इस फाइट में इन्वॉल्व हुई। थोड़ा सा आप जरूर देख लेंगे। बियरिंग पॉट्स, थोड़ा सा आप देखें, बियरिंग पॉट्स, पान्स एंड किचन इम्प्लीमेंट, यानी कि वो बर्तन, पैन और किचन के जो भी इम्प्लीमेंट्स हैं, जो सामान थे, जो भी किचन में यूज होता है, उस एक सामान लेकर के वो भी फाइट में इन्वॉल्व हुई। द जमींदार हु वर वरीड अबाउट द ग्रोइंग पावर ऑफ प्लांटर्स। अब दूसरी चीज़ क्या थी यहाँ पे, जो जमींदार हु वर वरीड अबाउट द ग्रोइंग पावर ऑफ प्लांटर्स। प्लांटर्स का मतलब जो बाहर से आए हुए जो वहाँ पर जो व्यापारी थे, जो जिन्होंने यहाँ पर खेती कराई थी नील की, जो अंग्रेज़ थे, तो वो उससे भी जो हमारे यहाँ के ज़मींदार थे वो भी चिंता में थे, क्योंकि उनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि ब्रिटिश उनके साथ में थी। लैंड सपोर्ट, इसमें देखिएगा, लैंड सपोर्ट टू द पीजेंट, तो इसलिए उन्होंने जो है, जो हमारे भारतीय पीजेंट थे जिन्होंने विद्रोह किया था अगेंस्ट द ऑपरेटिव सिस्टम ऑफ द जो ब्लू, तो उनका साथ उन्होंने दिया। द गवर्नमेंट वाज वरीड दैट दिस माइट टेक द शेप ऑफ ए लार्जर रिवोल्ट। गवर्नमेंट, इससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चिंता में आ गई, ऐसा ना हो कि ये जो रिवोल्ट है, ये जो विद्रोह है, ये एक बहुत बड़ा रूप ले ले, ऐसा ना हो कि जैसी 1857 वाला हो जाए। मैनी intellectual from Calcutta rushed to the Indigo district in support of the rebellion, यानी कि बहुत सारे जो इससे जुड़े हुए लोग थे, जो भावनाओं में जुड़े हुए लोग थे, वो बंगाल में यहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ इंडिगो डिस्ट्रिक्ट था, जहाँ पर स्पेशली ये पैदा किया जाता था, वहाँ पर इकट्ठे हो गए और विद्रोह करने लगे। दे रोट एक्सटेंसिवली अबाउट इल्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम। उन्होंने क्या लिखा उन्होंने क्या लिखा, जो यहाँ पे जो ये बीमार जो नील की जो सिस्टम चल रहा, बीमार नील का सिस्टम है कि जो हमारे लोगों को नुकसान देने वाला था, उसके बारे में उन्होंने लिखा। डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट टू रिबिलियन, दे रोट एक्सटेंसिवली अबाउट द इल ऑफ द इंडिगो सिस्टम, इस बीमार जो इंडिगो सिस्टम के बारे में उन्होंने कहा। एंड हाउ प्लांटर्स वर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पुअर रियोट्स, और किस प्रकार से जो प्लांटर्स हैं, जो हमारे यहाँ के गरीब जो किसान हैं, उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। द गवर्नमेंट सेटअप द इंडिगो कमीशन, तो गवर्नमेंट ने इससे निपटने के लिए क्या किया, एक कमीशन, एक आयोग इस्टेब्लिश किया। भाई ये आयोग बना रहे हैं, एक आदमी का, 5 आदमी का एक ग्रुप बना रहे हैं, और ये जो भी ये सिस्टम चल रहा है, नील सिस्टम चल रहा है या रेत सिस्टम चल रहा है, जो नील पैदा करने के लिए जो प्लांटर्स ने, जो बाहर के व्यापारियों ने यहाँ पर जो लगाया हुआ है, जो दैट इज़ ऑपरेसिव और नॉट ऑपरेसिव, उसके बारे में यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक इंडिगो कमीशन सेटअप किया। उसका काम क्या था, थोड़ा सा आप देखेंगे, टू इंक्वायरी इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। हमने कहा कि जो इंडिगो सिस्टम चला हुआ है यहाँ पर, उसकी इंक्वायरी करना था, उसकी छानबीन करना था। द कमीशन डिसाइडेड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द रियोट। जब कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, तो उन्होंने कहा कि वाकई में जो इंडिगो किसान पैदा करते हैं, उसमें उनको कोई बेनिफिट नहीं होता है। It directed them to fulfill their existing contract and told them that they had the right to refuse the plant indigo in future. उन्होंने डिसाइड किया कि जो उनका इंडिगो का जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो प्लांटर्स के साथ था, वो उसको फ्यूचर में उसको वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो फसल पैदा कर सकते हैं। द रिवोल्ट ब्रॉट अबाउट द एंड इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल। तो इससे क्या हुआ, इंडिगो का जो उसमें रियोट्स हो रहा था बंगाल में, वो समाप्त हो गया। नाउ द प्लांटर्स शिफ्टेड टू बिहार। अब प्लांट जब बंगाल में ही हुआ, तो जो प्लांटर्स थे इंडिगो वाले, उनको तो बहुत बेनिफिट मिलता था। हमारे यहाँ पर जो ब्लू निकलता था, इंडिगो जो प्राप्त होता था, जो वोड था, जो एक प्लांट था, उसकी पत्तियों से बनाया जाता था। अगर यहाँ पे बात करें हम, यूरोपियन कंट्रीज में चल रहा था, तो उससे बहुत अच्छा था।
तो अब जो है उन्होंने, उनको तो डिमांड चाहिए थी, तो उन्होंने अपना जो जहाँ पहले बंगाल में कराते थे, अब उन्होंने जो प्लांटर्स थे कहाँ चले गए, वो बिहार में। बट द डेज ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन वर लिमिटेड, लेकिन जो इंडिगो प्रोडक्शन का जो था वो दिन तो निश्चित थे। ऐसा नहीं कि आप सभी खेती पर कराएं या किसान की मजबूरी के बिना भी आप कराएं, उसको खाने के लिए तो है नहीं आप इंडिगो उससे पैदा करवा रहे। बट द डेज ऑफ द इंडिगो प्रोडक्शन वर लिमिटेड, सिंथेटिक डाइज वर डिस्कवर्ड। उसी समय क्या सिंथेटिक यानी कि कृत्रिम कलर, अभी ये तो नेचुरल कलर में आता है, जो जो ह्यूमन बनाता है वो सिंथेटिक में आता है। तो सिंथेटिक डाई जो है वो डिस्कवर्ड होगी इन लेट 19th सेंचुरी। यहाँ पर लेट 19th सेंचुरी का मतलब आप समझिएगा कि 1875 के बाद की बात है, आफ्टर 1875 की बात है। तो यहाँ पर आप देखिएगा लेट 19th सेंचुरी में जो है रिप्लेस इंडिगो इन द मोस्ट केसेस, यानी कि जब सिंथेटिक डाई आ गई, सिंथेटिक कलर आ गया, तो मैक्सिमम जगह जो है जो इंडिगो जो नेचुरल कलर था उसकी जगह वो रिप्लेस्ड हो गया। द फाइनल नेल इन द कॉफिन वाज महात्मा गांधी इन 1917 चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट इंडिगो कल्टीवेशन। और लास्ट में आपने भी देखा था कि जो आपका जो महात्मा गांधी जी ने 1915 में जो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, चंपारण एक बिहार में जगह है, वहाँ पर जो इंडिगो जो प्लांटर्स थे, जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे, जो किसान थे, उनके सामने जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके लिए उन्होंने सत्याग्रह भी किया था। और नील के जो किसानों को बहुत मतलब उन्होंने रिलीफ दिलाया था। तो इस चैप्टर में डियर स्टूडेंट इतना ही। अगर एक्टिविटीज़ आप करते हैं, इमेजिन दैट यू आर ए कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, अगर एक्टिविटीज़ आप जरूर करें इसे। इमेजिन दैट यू आर ए कंपनी रिप्रेजेंटेटिव सेंडिंग ए रिपोर्ट बैक टू द इंग्लैंड अबाउट द ब्लू रिबिलियन, व्हाट वुड यू राइट, तुम क्या लिखोगे। तो ये आप खुद लिख सकते हैं कि इसमें आपको क्या लिखना चाहिए। अब इसका थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। अराउंड दिस टाइम थोड़ा सा आप पढ़ लेते हैं। In 1773, there was a revolt by the American tea merchant against the टी एक्ट। देखिए अमेरिका भी ब्रिटिश का कॉलोनी था, तो 1773 में जो अमेरिका के लोग थे जो वहाँ पर जो उन्होंने ये लगाया था मर्चेंट ने अगेंस्ट द टी एक्ट, अमेरिकन टी मर्चेंट जो वहाँ के व्यापारी थे, तो उन्होंने उस एक्ट के खिलाफ रिविलियन किया था। द ब्रिटिश इंडिया कंपनी, दिस वाज मार्क्ड बाय द प्रोटेस्टर डंपिंग ऑल द टी इनटू द सी। और ये किस प्रकार से उसका विरोध किया गया, जो वहाँ के जो तो अमेरिकन मर्चेंट थे, जितना भी टी था वो समुद्र में डाल दिया था, चाय की पत्ती को समुद्र में डाल दिया। द टी एक्ट गेव द ब्रिटिश इंडिया कंपनी एन अनफेयर बिजनेस एडवांटेज। जो टी एक्ट बनाया था उन्होंने अमेरिका में, तो उससे क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी बेनिफिट हो रहा था। अनफेयर का मतलब ऐसे मतलब उन्हीं को बेनिफिट हो रहा था, मोस्टली औरों को बेनिफिट नहीं हो रहा था। ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉइंग द बिजनेस ऑफ द अमेरिकन टी मर्चेंट्स। तो लगभग जो सारा जो टी का जो कारोबार था वहाँ पर अमेरिकन टी मर्चेंट्स ने वो डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो आज इसी चैप्टर में तो इतना ही। इसके कुछ समरीज आप देख लीजिएगा, ये मेन पॉइंट्स हैं। एक बार हम आपको थोड़ा सा इसको रिवाइज करा देते हैं। आई होप कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। आप अपनी बुक भी पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छा आएगा। द मुगल एम्पर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान बंगाल 12 अगस्त 1765। तो बंगाल का जो दीवानी किसको दी थी, मुगल एम्पर ने दी थी। कब दी थी, 12 अगस्त 1765। इसको डेट को याद कर लेना, 12 अगस्त 1765। बोर्ड में भी पूछी जा सकती है, कहीं आपके कंपटीशन हो उसमें भी पूछा जा सकता है। और फॉर नॉलेज दैट इज़ गुड। Before it became the Diwan, the company had to be import gold and silver from the Britain to purchase goods. Now, revenue collected was used to be finance the purchase of goods and result value of good to both companies. Bengal, ओके इसका इसमें क्या दिया सेकंड पॉइंट में, पहले जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी एज ए ट्रेडर काम करती थी, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करती, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का काम करती थी। एक्सपोर्ट जब यहाँ से वो सामान कच्चा माल लेती थी, जैसे आपका कॉटन लेगी या और कोई चीज़ लेगी, तो वो क्या थी, पहले उसके बदले में उनका करेंसी तो यहाँ पर चलता नहीं था, वो गोल्ड या सिल्वर देती थी। लेकिन जब उन्हें वहाँ पे दीवानी मिल गई, कहाँ की, बंगाल की, 12 अगस्त 1765 को, तो उन्होंने क्या किया,
उस जो वहाँ से कलेक्शन पैदा, जो कलेक्शन उन्होंने लिया, रिवेन्यू जो लिया, उसी से उन्होंने सामान खरीदना शुरू कर दिया और उनको और ज़्यादा बेनिफिट हो गया। अब उनका गोल्ड और सिल्वर सेफ हो गया, सुरक्षित हो गया। आर्टिसंस वर फोर्स टू सेल गुड्स इन कंपनी, जितने भी हाथ के दस्तकार थे उनको ज़बरदस्ती जो सामान बनाते थे उनको बोला गया था कि जो भी आप सामान यहाँ पर तैयार करेंगे वो कंपनी को आप बेचेंगे, और ठीक है, उन पर टैक्स और बढ़ा दिया। इन 1770 ग्रेट फेमाइन स्वेप्ट बंगाल एंड रिजल्ट 10 मिलियन पीपल डेड। 1717 में बंगाल में एक महामारी आई, जैसे अभी कोविड-19 की एक प्रकार की एपिडेमिक है, उसमें 1 करोड़ लोग मर गए, यानी कि आपका 10 मिलियन लोग मर गए। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख हमने बताया। द कंपनी फेल्ट दैट इट हैड टू डू समथिंग इन इंश्योर रेगुलर इनकम। जब इतना नुकसान हुआ, इतने लोग मरे, तो कंपनी ने क्या सोचा, हमारी जो रेवेन्यू कलेक्शन है, यानी कि जो वहाँ पर बंगाल में जो वो बेकार हो गया, तो उन्होंने अपना जो है अलग सिस्टम सोचा कि ताकि हम यहाँ से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकें और रेगुलर टैक्स कलेक्ट कर सकें। तो उन्होंने वहाँ पे एक परमानेंट सेटलमेंट बनाया 1793, किसानों पर या खेती पर जो उन्होंने एक फिक्स वो लगाया ताकि उनको रेगुलर इनकम होती रहे। इसमें परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, राजा और ताल्लुकदार, जिसमें जमींदार भी बोलती थे, उनको रिकॉग्नाइज एज ए जमींदार कहा गया और उनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप जो है वहाँ से अपने एरिया से टैक्स जो कलेक्ट करके, एक निश्चित टैक्स कलेक्ट करके आप हमें देंगे। तो उसमें उन्होंने बहुत बेनिफिट भी लिया था। इन 1820, अब इसमें देखिएगा, 1822 ए इंग्लिशमैन कॉल्ड हॉट मैकेंजी क्रिएटेड ए न्यू सिस्टम ऑफ महालवाड़ी सिस्टम। ठीक है, महालवाड़ी सिस्टम वाले आप समझिए, जितना भी यहाँ पे जो एक गांव को, महल एक गांव की बात करें, विलेज को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती थी कि इस विलेज से पहले उसकी पैमाइश सर्वे कराया जाता था, उस पर टैक्स लगाया जाता था, और फिर वहाँ के जो मुखिया हुआ करते थे गांव को, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी। पहले जमींदार था, राजा थे, और उसके बाद महल को दे दिया जाता था। अब उसके बाद था मुन्नो सिस्टम। साउथ में सबसे पहले मुन्नो सिस्टम चलाया गया। ठीक है, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इसको बनाया था और मुन्नो ने इसको इस्टेब्लिश किया। सिस्टम वाज डेवलप बाय थॉमस मुन्रो, और डेवलप इसको थॉमस मुन्रो ने किया, गवर्नर ऑफ मद्रास, एंड लेटर एक्सटेंडेड टू ऑल ओवर द साउथ। उस समय ये मद्रास का गवर्नर था। अगर कभी कभी ये आता है कि मुन्रो सिस्टम कहाँ पर सबसे पहले लागू हुआ था, तो आप बोलेंगे ये मद्रास में हुआ था। और मद्रास में किसने इसको डेवलप किया था, इसको डेवलप किया था थॉमस मुन्रो ने, वो उस समय वहाँ का गवर्नर था। विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन कॉटन प्रोडक्शन रोज ड्रामेटिकली एंड विद इट इज़ द डिमांड फॉर द क्लॉथ डाई। वहाँ पे ब्रिटिश में जो वो क्या बोलते हैं आपको, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का लगना, तो वह तो उसके लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा, वहाँ पे मोस्टली कॉटन की या कपड़े की आपकी इंडस्ट्री थी, तो उसके लिए कलर चाहिए था। निज और रियात वर द 2 मैन सिस्टम। यह भी हमने आपको बताया था, 2 सिस्टम थे इंडिगो के लिए। और इसमें आपका आता है द ऑपरेसिव इंडिगो सिस्टम फाइनली रिजल्टेड लार्ज स्केल रिवोल्ट। जब ये ऑपरेसिव सिस्टम चल रहा था तो मार्च 1859 में जहाँ पर बंगाल में मोस्टली क्या है, रिवोल्ट चला अगेंस्ट दिस, क्योंकि ये सिस्टम से हमारे यहाँ के किसानों को बड़े परेशानी हो रही थी। वो अपनी मनपसंद की चीज़ नहीं बो पा रहे थे, उनकी जो खेती की जो फर्टिलिटी थी, उपजाऊता थी, वो कम हो रही थी। व्हेन थाउजेंड्स ऑफ रियोटिस बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, द गवर्नमेंट सेटअप, गवर्नमेंट ने इसके लिए बनाया था, कमीशन बनाया था, और फाइनली उसने कहा कि आप जो प्लांटर्स जो हैं, किसानों को, पीजेंट्स को, रियोट्स को पेश नहीं कर सकते टू ग्रो द इंडिगो एज पर देयर विश। द फाइनल नील इन द अर्थ, सबसे जो लास्ट का जो इसमें जो विद्रोह हुआ वो था आपका ये सत्याग्रह। समझिए, सत्याग्रह किया था 1917 में चंपारण में गांधी जी ने अगेंस्ट द प्लांटर्स। ठीक है, वहाँ के जो इंडिगो जो किसान थे, पीजेंट्स थे, उनको जो टैक्स देना पड़ रहा था, उनको जो दबाया जा रहा था, उसके खिलाफ में। तो इस चैप्टर में डियर स्टूडेंट इतना ही है। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इन फ्यूचर यू हैव टू बी गो थ्रू दिस। और इसकी जो आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपका एक्सरसाइज आई होप कि आपने मैक्सिमम ने कर लिया होगा। इसमें से आप सर्च करके भर सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको भेज दिए जाएंगे, और जी आप इसको ढंग से पढ़ेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल टू मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बहुत लंबी होगी श्रेष्ठ है।